नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लगातार लोगों को मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अलग बैच, न्यू बैच शुरू कर दीजिए। तो नया बैच शुरू कर दिया गया है, लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। और यह वर्तमान जीवन में भी आप देखेंगे तो लागू होता है। वर्तमान जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, और आज से नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय से ही, जब उन्होंने निबंध लिखा उस समय से ही आप देखेंगे, तब से लेकर आज तक, और उन्हें पूर्ववर्ती संस्कृतियों की बात की, उन सबके परिप्रेक्ष्य में हर समाज में ये चीज़ जरूर रहा है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की बात करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है। आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक के फूल, उसकी बात करेंगे। साथ में इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया गया कि नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें डेली सुबह 10 बजे PDF नोट, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा, ये सारी चीज़ मिलेगी। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन कवियों की रचनाएं दी गई, जैसे कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी सभा, श्याम सुंदर दास, इनकी 100 साखियाँ हैं। सूरदास का जो भ्रमर गीत है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रथम 50 पद हैं। ऐसे तुलसीदास की विनय पत्रिका है, प्रथम 50 पद। घनानंद कवित्त, जो जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, उसके 50 कवित्त हैं। आधुनिक कवियों में 5 कवियों की रचनाएं दी गई, जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा, बादल राग, कुकुर मुत्ता पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन, नौका विहार, संध्या के ताज के बाद और ताज, ये कविताएं पढ़नी है। आज्ञे की कविता में नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, अंतः सलीला पढ़ना है। मुक्तिबोध की कविता भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में पढ़ना है। ऐसे अगर उपन्यासों में बात करें तो उपन्यासों में केवल 3 उपन्यास पढ़ने, गोदान पढ़ना है, महिला आंचल पढ़ना है, तमस पढ़ना है। नाटकों में बात करें तो स्कंदगुप्त, अंधा युग और आधे अधूरे, 3 नाटक आपको पढ़ना है। निबंध की बात करें तो मजदूरी और प्रेम निबंध पढ़ना है, श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ना है, कविता क्या है और अशोक के फूल। तो आज ये जो वीडियो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप समय दे रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, बल्कि एक पूरा लेक्चर ही पब्लिश कर दिया जा रहा है। अशोक के फूल निबंध भारतीय व पाश्चात्य काव्य सिद्धांत की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति, अनुकरण, विरेचन और अभिव्यंजनावाद पढ़ना है। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पढ़ना है। बाकी भाषा विज्ञान आपको पढ़ना है। तो यह आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। अब यहाँ पर भाषा परिवर्तन के कारण दिया गया, ध्वनि परिवर्तन के कारण व दिशाएं, अर्थ परिवर्तन के कारण व दिशाएं, हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास सिर्फ इतना लिखा गया, इसका मतलब पूरी की पूरी भाषा आपको पढ़नी है। भाई सिर्फ लिख दिया जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप कहेंगे सर क्या मुझे आदिकाल पढ़ना है, क्या मुझे भक्तिकाल पढ़ना पड़ेगा या रीतिकाल पढ़ना पड़ेगा? भाई हिंदी भाषा का इतिहास में सारी चीज़ें समाहित हो गई। ऐसे हिंदी भाषा का विकास में, वो चाहे बोली हो, बोली भी आपको पढ़ना है, उपबोलियाँ पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो भाषा का विकास से आप देखेंगे कल से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर हर जगह आपको लिखा मिल जाएगा। तो जो भी निबंध या जो भी उपन्यास, जो भी नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, तो पहले उस रचनाकार के बारे में जानते हैं, पहले उस रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो बात करते हैं, ये निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। इनके निबंध कौन कौन से हैं अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं, उपन्यास कौन कौन से हैं, अभी आगे पूरी चर्चा होगी। इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, माता का नाम था ज्योतिषमती। 1930 में द्विवेदी जी रविन्द्रनाथ ठाकुर और क्षितिज मोहन सेन
के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया और अपना स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो आप देखेंगे अक्सर परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। ये सारी रचनाएं सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी पर विचार। तो वैसे यह पीडीएफ भी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, यह पीडीएफ भी उन लोगों को अभी क्लास के बाद भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की दृष्टि से कि नया बैच शुरू हो रहा है, ये लेक्चर दिया जा रहा है, तो इसलिए इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं। प्रकाशन वर्ष के साथ सारी रचनाओं का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये पीडीएफ भी अभी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, इसे पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल, जिस पर अभी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करेंगे, 1850, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज। ये प्रकाशन के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो प्रकाशन की दृष्टि से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास है, वाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे भी कालक्रमानुसार ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित जो रचनाएं हैं वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई कि शांति निकेतन से शिवालिक किसने लिखा? शिव प्रसाद सिंह ने। दूसरी परंपरा की खोज जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही है, नामवर सिंह ने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी शीर्षक से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व, व्यासमणि त्रिपाठी ने लिखा। व्योमकेश दरवेश तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन, चौथीराम यादव ने लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, नामवर सिंह ने लिखा। कल्पलता निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध संकलित हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप देखेंगे ये यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है, यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में है। आम फिर बौरा गए, सीरीज के फूल, तो ये सारे निबंध कल्पलता में संकलित हैं। एक बार परीक्षा में ये पूछा भी गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसमें संकलित है। शायद जून 2023 की परीक्षा में या फिर उससे पहले दिसंबर वाले में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया है किसी में। तो इसमें कौन कौन से निबंध संकलित हैं वह आपने देखा, ये आपको मिल भी जाएगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह, जिसमें कुल 21 निबंध संकलित हैं और इस संग्रह में सांस्कृतिक, साहित्यिक और शिक्षा विषयक निबंध संकलित हैं, जिनमें से अशोक के फूल जो निबंध है वो सांस्कृतिक विषय पर आधारित है। दूसरा निबंध है वसंत आ गया, फिर प्रायश्चित के घर जोड़ने की माया, मेरी जन्मभूमि, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि अशोक के फूल निबंध संग्रह में ही संकलित हैं। तो इसे आप लोग क्रम से जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से निबंध संकलित हैं। अब इसके बाद में इनके विचार और वितर्क में संकलित निबंध कौन कौन से हैं, तो यह पूरा का पूरा आपको पीडीएफ अभी क्लास के बाद भेज देंगे, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुटज में कौन कौन से निबंध संकलित हैं आप देखेंगे। कुटज दिया ही गया है, लोगों के पाठ्यक्रम में है, एमपीपीएससी वालों ने तो पढ़ा ही है। कुटज में ही देवदारू संकलित है। तो इसमें कौन कौन से निबंध है वह आपने देखा। विचार और विचार वितर्क में कौन कौन से हैं, आलोक पर्व में कौन कौन से, तो पूरा पीडीएफ अभी आपको हम भेज देंगे। मध्यकालीन धर्म साधना के तहत कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर जो हमको बात करना है वो करना है अशोक के फूल निबंध। वैसे निबंध के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि निबंध एक कथेतर गद्य रचना है। निबंध के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा निबंध के बारे में कि निबंध एक कथेतर गद्य रचना है और निबंध से ही संस्मरण हो, चाहे वह आत्मकथा हो, डायरी हो, रिपोर्टाज हो, जो भी अन्य कथेतर गद्य हैं, उन कथेतर अन्य विधाओं का जन्म निबंध से ही हुआ है, यह कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि कविता के छंदों की तरह निबंध का स्वरूप निश्चित नहीं होता है, वह अपना रूप बदलता रहता है, यह कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा
क्या क्या कहा गया है जरूर ध्यान दें। कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि निबंध कथेतर गद्य रचना है और निबंध से ही अन्य गद्य विधाओं का जन्म हुआ है, अन्य कथेतर गद्य विधाओं का जन्म हुआ है। और कविता के छंदों की तरह निबंध का भी स्वरूप निश्चित नहीं होता है, वह अपना रूप बदलता रहता है। वो ये भी कहते हैं कि निबंध का जो उद्भव हुआ है वो आधुनिक युग में पत्रकारिता के उदय से होता है। तो पत्रकारिता का उदय यानी हम लोग कब से मान सकते हैं? भारतेंदु युग से। ऐसा नहीं है कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से ही मानेंगे, भारतेंदु युग से ही मान सकते हैं, माना जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युग में जितनी भी पत्रिकाएं थी उन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को आगे बढ़ने में मदद मिली। तो इसका उद्भव आधुनिक युग में पत्रकारिता के उदय से होता है, यह कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि निबंध का जो आकार होता है वह छोटा होता है, इसको एक बैठक में भी पढ़ा जा सकता है और निबंध में भाव और विचार के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व की उपस्थिति रहती है। तो लेखक के व्यक्तित्व की उपस्थिति कैसे रहती है आप यहाँ पर अशोक के फूल निबंध में भी देख सकते हैं। अशोक के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुरानी संस्कृति को, अपनी वैदिक संस्कृति को किस तरीके से याद किया है। क्या थी हमारी वैदिक संस्कृति, कितना उसको गौरव था, वैदिक संस्कृति का गौरव किस प्रकार से था। देवताओं ने भी जो चर्चा की है तमाम पुराणों में उल्लेख मिलता है। तो क्या हमारी कितना गौरव था, कितना गौरवशाली संस्कृति थी। लेकिन धीरे धीरे विदेशी आक्रमण होते गए और हमारी गौरवशाली जो संस्कृति थी वो पीछे पड़ती गई, लोग उसे धीरे धीरे भूलते गए और अगर याद भी करते हैं उस गौरवशाली संस्कृति को, अगर याद भी करते हैं तो एकदम भूले हुए कुछ चीज़ों की तरह। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो ये कहा गया है। वैसे खैर व्यक्तियों ने जो संघर्ष किया, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो ये कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो आइए उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। इस निबंध में सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया गया है कि हमारी वैदिक संस्कृति किस प्रकार देवलोक में भी चर्चित थी और हमारी संस्कृति में सभी प्रकार को आत्मसात करने की शक्ति थी। यानी किस तरीके से आक्रमण हुए हैं हमारे भारत में। आप देखेंगे शकों का आक्रमण, यवनों का आक्रमण, आर्यतर जातियों का आक्रमण। तो जो आक्रमण हुआ उन सबको भारत के संस्कृति ने अपने में शामिल कर लिया, अपने में समाहित कर लिया। तो उसमें आत्मसात करने की शक्ति थी, अपने में समाहित करने की शक्ति थी। लेकिन फिर भी बाहरी आक्रमणकारियों और भिन्न मतों द्वारा, भिन्न मतों का मतलब ये कि हमारे समाज में भिन्न भिन्न जो मतांतर हुए हैं, उन मतांतरों के द्वारा भी हमारी संस्कृति प्रभावित हुई है। हमारी संस्कृति धीरे धीरे दबती चली गई है और आज की यह स्थिति है कि हमारे समाज में लोग भूले भटके ही उस संस्कृति को याद करते हैं, वह भी ना के बराबर। एक तरह से लोग भूल गए हैं। तो इस निबंध के तहत अशोक का फूल आड़ धरकर भारतीय संस्कृति का उद्गम, महत्व, श्रेष्ठता और वर्तमान में निम्नता का विचार किया गया है। कहा गया कि अशोक का फूल कंदर्प देवता का प्रिय फूल था। कंदर्प यहाँ कामदेव से लिया गया है, तो उनका प्रिय फूल था। धरती पर विश्व के रत्नमय शिव के रत्नमय धनुष के खंडों से, शिव का जो रत्नमय धनुष था जब वो खंडित हुआ तो उसकी रत्नें जो पृथ्वी पर टूट टूट कर गिरी, उनसे तमाम फूलों का जन्म हुआ। कहते हैं जो रुक्म मणि थे, रुक्म नामक जो मणि था, उस मणि से चंपा के फूल की उत्पत्ति हुई। जो हीरा गिरा पृथ्वी से उस पर मौलसिरी बना। चंद्रकांत मणि जो गिरा उससे चमेली बना।
जो विद्रुम था उससे बेला बना। तो किससे किस फूल की उत्पत्ति हुई यह भी बताया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है। आगे कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध में कहा कि मन हमारा उदास है। क्यों उदास है? अपनी संस्कृति को याद करते हैं। और अशोक के फूल की आड़ लेकर क्या कहना चाहते हैं कि कालिदास से पहले भी लोग इस फूल को जानते थे, यानी इस संस्कृति को जानते थे। कालिदास की रचनाओं में इसका विस्तृत वर्णन है, लेकिन मुगल काल में इसका महत्व कम हुआ और लोग भूलते चले गए, जबकि इसमें कोई कमी नहीं है। अतीत में देखें तो यह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। दुख तो यह है कि वर्तमान समाज में बिना फूल वाले अशोक के वृक्ष को महत्व दे दिया गया। जो अशोक का फूल पहले था, यानी वर्तमान की जो संस्कृति है, उस वर्तमान की संस्कृति को अशोक के पेड़ के समान बताया गया। अशोक के पेड़ के समान बताया गया, यानी महत्वहीन पौधा बताया गया जिसमें कोई फूल ही नहीं होता है। जबकि पहले अशोक के फूल की महत्ता थी, यानी प्राचीन संस्कृति की महत्ता थी। लेकिन वर्तमान में जो अशोक का पेड़ है, जिसे आप खूबसूरती के लिए लगाते हैं, अपने घरों के बाहर लगाते हैं, बगीचे में लगाते हैं, उसमें फूल नहीं होता है। तो कहा गया कि वर्तमान की जो संस्कृति है, जो वर्तमान है समय में देखा जा रहा है, वो इस अशोक के वृक्ष को महत्व दे दिया गया, इसलिए दुख है। आखिर हमारी पुरातन संस्कृति में क्या कमी थी जिसे लोगों ने भुला दिया? हमारा भारतवर्ष, जिसे रविंद्रनाथ ने महामानव समुद्र कहा है, इस भारतवर्ष को प्रचलित अन्य मतों को जिस प्रकार हमारी पुरानी संस्कृति ने पछाड़ दिया था, उसका उदाहरण दिया कि कंदर्प देवता ने अशोक के फूल नामक नए अस्त्र से किसे किसे घायल किया था? बौद्ध धर्म को घायल किया। तो बौद्ध धर्म को घायल किया, यानी बौद्ध धर्म टूट गया इससे। जो हमारी संस्कृति थी, जो वैदिक संस्कृति थी, वर्तमान में जो नए मतांतर आए, वो भी पीछे हटते गए इससे। तो बौद्ध धर्म को घायल किया, यानी उससे वज्रयान शाखा विकसित हुई टूटकर। तो वज्रयान इसका सबूत है। शैव मार्ग को अभिभूत किया, यानी जिसमें कौल साधना का प्रमाण है, कहा गया कौल साधना इसका प्रमाण है। शाक्त साधना को झुका दिया, यानी कापालिक मत इसका गवाह है, जो कापालिक मत इससे निकला। तो कंदर्प देवता ने अशोक के फूल नए अस्त्र से बौद्ध धर्म को घायल किया, शैव मार्ग को अभिभूत किया, शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक इसका गवाह है। यक्ष यक्षिणी जो होते थे वो विलासी होते थे। विलासी क्यों होते थे? खैर, यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के समझे जाते थे। यक्ष लोग बहुत सुखी जीवन जीते थे, सुखी जाति के में गिने जाते थे। ये छिछड़ी विलासी इसलिए थे क्योंकि वो धनी होते थे। धनी क्यों होते थे? धनी इसलिए होते थे कि मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। इन सबका संबंध यक्ष्मा रोग से जोड़ा गया है। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आता है। आगे इस निबंध में अशोक के फूल का महत्व इस प्रकार भी दिखाया गया है कि महिलाएं चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करती थी और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से उनकी संतान कामना फलवती होती थी। कब व्रत रखती थी? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कितनी पत्तियों? अशोक की कितनी पत्तियों का भक्षण? 8 पत्तियों का। अशोक के फूल कितने रंग के होते थे? 2 रंग के। रंग किसका प्रतीक होता था? तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अशोक के फूल 2 रंग के होते थे। लाल रंग का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता था। सफेद जो पुष्प होता था वो स्मरणवर्धक कहलाता था। अशोक के वृक्षों की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। यानी अशोक के वृक्षों की पूजा किसने शुरू की थी? तो गंधर्व और यक्षों द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसका महत्व कब कम हुआ? किसके द्वारा कम हुआ? क्या आपने पढ़ा है पूरा निबंध? अगर नहीं पढ़ा है तो आप देखिए गौर से कि इस तरीके के तथ्य निकाले गए 10 पेज का निबंध आपको मात्र 3 पेज में समझाया जा रहा है, पूरा सार। और फिर समय मिले तो 1 घंटे का समय लगेगा, मुश्किल से 1 घंटे लगेगा। पूरा निबंध पढ़िए
और फिर समझ में आ जाएगा जो पढ़ाया गया, और इसके बाद जो लेक्चर देखेंगे आप, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अशोक के वृक्षों की पूजा गंधर्वों और यक्षों की ही देन है। इनके द्वारा अशोक के वृक्ष की पूजा नहीं, असल पूजा तो कंदर्प देवता की होती थी, क्योंकि कंदर्प देवता का ही प्रिय फूल था अशोक का फूल। तो जो गंधर्वों और यक्षों के द्वारा अशोक के वृक्ष की पूजा होती थी, वो वास्तव में अशोक के वृक्ष की पूजा न होकर कंदर्प देवता की पूजा होती थी, और इसीलिए इस पूजन समारोह को मदनोत्सव कहा जाता था। यह मदनोत्सव किस दिन होता था, इसकी सही जानकारी भोज की रचना सरस्वती कंठाभरण में मिलती है। कहा गया कि भोज की रचना सरस्वती कंठाभरण के अनुसार त्रयोदशी के दिन होता था। मदनोत्सव किस दिन होता था, तो त्रयोदशी के दिन होता था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। इतनी गहराई से चीज़ों को कराया जा रहा है कि एक बार ईमानदारी से आपने लेक्चर देख लिया तो इस टॉपिक से आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मदनोत्सव किस दिन आयोजित होता था, त्रयोदशी के दिन। मदनोत्सव की जानकारी किस रचना से मिलती है, तो भोज की रचना सरस्वती कंठाभरण से। वैसे इसके अलावा इस उत्सव की जानकारी, त्रयोदशी की जानकारी नहीं कि त्रयोदशी के दिन होता था, बल्कि इस चीज की जानकारी कि मदनोत्सव होता था, इसकी जानकारी हमको मालविकाग्निमित्रम से भी मिलती है और रत्नावली रचना से भी मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जो ये गंधर्व और यक्षों द्वारा मदनोत्सव किया जाता था, ये धीरे धीरे इसकी इज्जत कम होने लगी, घटने लगी। किसके द्वारा घटने लगी, पीरों द्वारा, भूत और भैरवों द्वारा, काली और दुर्गा द्वारा। इनके द्वारा जो ये उत्सव होता था, मदनोत्सव जो होता था, वो धीरे धीरे इसकी इज्जत समाज में कम होने लगी। और यही सब कारण है और जो अनेक भिन्न मतांतर हैं, जो पंथ अलग अलग पंथ विकसित हुए, जिन्होंने हमारी गौरवशाली संस्कृति को पीछे कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे भूलते चले गए। तभी कहा गया कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सत्ता है। और संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। तो यह था आपका निबंध। अब इसके अलावा मूल निबंध पर भी हम लोग आते हैं। वैसे अगर आप नए हैं, आप यूजीसी नेट के लिए, वैसे 11 दिसंबर को यूजीसी नेट की परीक्षा हो गई, आज 4 दिन हो चुका है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कल 15 दिसंबर से न्यू बैच शुरू हो रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले दे रखा है, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको नया बैच मिल जाएगा। आप MPPSC के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको नया बैच मिल जाएगा। आप UPHESC के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी बैच मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भिन्न भिन्न बैच आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं। बाकी अशोक के फूल इस PDF में पूरा देखें। अशोक के फूल पूरा निबंध मैंने यहाँ पर दे रखा है, 10 पेज का है। ये PDF आपको भेज दिया जाएगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी हमारे छत्तीसगढ़ वाले कैंडिडेट हैं वो जरूर इसे पढ़ लें। और इस PDF में कौन कौन सी रचना निबंध संग्रह हैं, उसमें कौन कौन से निबंध संकलित हैं, तो उससे कम से कम आपको यह जानकारी हो जाएगी कि यह निबंध किसके हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न आता है, उस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं फीस के बारे में। बाकी कल 15 दिसंबर से बैच शुरू है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नया बैच प्रारंभ। हिंदी साहित्य के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ नहीं होता है, सिर्फ एकल सब्जेक्ट है, वो भी हिंदी साहित्य।
आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त करें। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ।